पीर डॉक्टर इम्तियाज़ बड़ाच हुसैन जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पर, उनको हम वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बहुत शुक्रिया जबीर साहब इनवाइट वेलकम करने सर, के लिए। वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अहमद मीर साहब जो हैं वो आइन के बारे में क्या कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी लगता है मौजूदा हुकूमत जो है वो आइन को मुअत्तल करके बैठी हुई है, अपनी मर्जी से सब फैसले हो रहे हैं। जी इम्तियाज़ भाई क्या कहेंगे? सबसे पहले शहर यार अफरीदी जो हैं उनके हवाले से जो मैंने इंट्रो में कहा, आप क्या कहेंगे कि बड़े अफसोस की बात है कि उनके भाई फोत हो गए तब भी इजाज़त नहीं मिली, और बहन अब फोत हो गई तब भी इजाज़त नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए ये जो मामलात हैं ये ज़िंदगी के साथ ही है ना, तो जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद तो ऐसी जगह चले जाना जहाँ से वापस कभी कोई नहीं आया, और वहाँ पे ज़ाहिर इंसाफ होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए। आपको याद होगा जब बेगम कुलसूम नवाज जो थी उनका इंतकाल हुआ था, तो उसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे उनको पैरोल पे रिहाई मिली थी, और उनको कुछ देर के लिए वहाँ अपने जो कफन दफन भी किया उन्होंने। फिर वहाँ पे जो लोग आ रहे थे ताज़ियत के लिए, उनसे मुलाकातों का टाइम मिला। तो इसमें मेरा ख्याल है दिल थोड़ा बड़ा बड़ा रखना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मामूली सी बात है, एक शिकवे हमेशा कायम होते हैं और रह जाते हैं। इसको हमारे मुल्क के अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि हमने सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया हुआ है। हालांकि देखा ना, एक प्रोफेशन है आपका, हम वकील हो गए ना, हमारे हर केस के अंदर 2 मुखालिफ वकील खड़े होते हैं, ठीक है जी। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए कि जनरली आपने कभी नहीं सुना होगा कि बार भी में आके वकील गुत्थम गुत्था हो गए हैं या कुछ हो गया है। बाद में बैठ के हम दोस्त होते हैं, हम आपस में गपशप लगा रहे होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहला केस एक ऐसा आया जब मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की, तो दूसरी तरफ जो वकील थे वो मेरे उस्ताद थे, जो बाद में जज भी बने हाई कोर्ट के। अच्छा, वो मेरे उस्ताद थे, तो मैंने एक क्लाइंट को कहा भी मैंने पेश नहीं होना, ठीक है, उस्ताद के सामने मैंने पेश होना। अच्छा, मैंने माजत कर ली और मैं पेश नहीं हुआ। अच्छा, अब उनको भी चूंकि पता चल गया था कि उस केस में मैं पेश हो रहा था, तो मैंने माजत की है। तो फिर बाद में मुझे उन्होंने पैगाम भिजवाया और मुझसे बल्कि मिले भी, कहने लगे आपने बड़ा अच्छा करना था, पेश होना था, पेश होते तो मुझे खुशी होती। उसकी वजह यह कि मुझे अगर आप केस जीतते तो मुझे तब भी खुशी होती कि मेरा शागिर्द जो है केस जीत गया। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा मकसद कहने का है कि एक प्रोफेशन है ना, इस तरह वकालत, ये इनकी सियासत में प्रोफेशन ही बन चुका है ना एक तरह से। अब यहाँ पे सियासत करें, सियासी इख्तलाफ करें, ठीक है ना जी, नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पर्सनल इख्तलाफ जो है उसको नहीं बना लेना चाहिए। और ये पर्सनल मामला होते हैं। आज देखें, उनका भाई फोत हुआ है या उनकी बहन फोत हुई है, कल किसी और की भी बहन भाई फोत हो सकते हैं। आज अगर उनको टफ टाइम को दिया जा रहा है, कल कल को अगर उनको मौका मिल गया तो हो सकता है वो भी टफ टाइम दें। तो ये एक सिलसिला जो खत्म होना चाहिए। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये एक बड़ा, मैं कहता हूँ, डर्टी पार्ट है। मैं इस मौके पे फिर मैंने पहले भी आपको याद होगा एक बार कहा था कि मैं आसिफ अली जरदारी को अप्रिशिएट करता हूँ कि जब वो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उस दौर में एक तो ये कि सियासी कैदी कोई नहीं था, और मामला तो होते रहे होंगे, लेकिन सियासी कैदी एक भी किसी जेल में नहीं था। मतलब मैंने देखा कि 5 साल का जो दौर है उसके अंदर, या तो शायद वो खुद भी कई साल चुके जेल में रहे थे, उनको एहसास था। तो मेरा मकसद कहने का है कि इस चीज़ को मैं अब अप्रिशिएट कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कभी भी नहीं करता, ठीक है ना, मेरे हैं उनके साथ मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर मेरा डिफरेंट ओपिनियन है उनसे, लेकिन एक चीज़ को जो अच्छी थी उसको मैंने अप्रिशिएट किया। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ इस हद तक ना जाएं और इंसान को इंसान समझे। हम सबसे पहले तो मुसलमान हैं, ठीक है, बल्कि उससे पहले इंसान है, ठीक है जी। अब पहले इंसान है, फिर हम मुसलमान हैं, और हमारे दीन का फैसला है, नबी पाक का फैसला है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और इसका मुजाहरा जो है, जब मदीना में वो पहुंचे हिजरत करके, तो वहाँ पे जो अंसार थे, वहाँ पे जो लोकल थे, उन्होंने उसका मुजाहरा किया, उन्होंने अपनी जायदादें बांटी, उनको सगा भाई तरह की तरह बनाया। बल्कि यहाँ तक भी सुनने में आया कि जिनकी कोई बीवियाँ ज्यादा थी, अगर किसी महाजर भाई की शादी नहीं हुई थी या बीवी नहीं थी, उसने अपनी बीवी दे दी कि मैं तलाक देता हूँ, आप इससे निकाह कर दें। तो इस हद तक वो, तो ये हमारे दीन का फैसला। तो इसको पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं। इस्लामिक स्टेट है हमारी, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर रहते हुए हम ये भूल जाते हैं। जी, बड़े अफसोस की बात है हमारा। इम्तियाज भाई, ये जो एक बात निकली है जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ से कि जी
तय पा गया है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ही होंगे, और इसकी तारीफ़ जो है वो कुछ दूसरे एंकर्स भी कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर दानिश साहब हैं और सुहेल वड़ाइच साहब हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है। तो आप क्या समझते हैं, एक बार फिर बंद कमरों में ये फैसले होना शुरू हो गए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं न्यायी साहब से एग्री नहीं करता। ये दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं, जो मेरी इतलात हैं, उसके मुताबिक तो ये है कि ये तय पाया है कि जो जिस पार्टी के वोट्स या नंबर ज़्यादा होंगे, वोट्स ज़्यादा होंगे, यानी जिनके ज़्यादा MNAs बनेंगे, और उनका प्राइम मिनिस्टर होगा, चाहे वो मेजोरिटी ना बनाए, लेकिन एक उसके नंबर बाकी पार्टियों से अगर ज़्यादा हैं तो दे विल हैव राइट टू फॉर्म गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टर। एक तो ये होगा। दूसरा ये तय पाया है कि जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, दूसरी पार्टी का प्रेसिडेंट होगा, यानी वो प्राइम मिनिस्टर जो है सेम पार्टी का और प्रेसिडेंट भी सेम पार्टी का नहीं होगा। ये एक जनरल प्रिंसिपल उन्होंने तय किया है और इसके ऊपर अमल किया जाए, क्योंकि इसमें आपको याद है कि आसिफ अली जरदारी साहब काफ़ी हद तक एडमेंट हैं और वो इंसिस्ट भी कर रहे हैं कि भी बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और इससे पहले कई बार वो कई तकरीरों में भी कह चुके हैं, कई मौके पे कह चुके हैं, तो उनकी बड़ी शदीद ये ख्वाहिश है उनकी भी। अच्छा, दूसरी तरफ जो मियां नवाज शरीफ साहब है वो भी जब बनना चाहते हैं चौथी बार प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसमें एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो मियां शहबाज शरीफ है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल लग रहे हैं मौजूदा सिस्टम के अंदर, कि ही सीम्स मोर फ्लेक्सिबल और साथ लेके चलने वाला बंदा जिसको हम कहेंगे ना, तो वो भी रेस से बाहर नहीं है। अगरचे वो बड़े भाई की ताबेदारी में नहीं बोलते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि अगर तो ये फैसला कहीं मिल बैठ के कहीं होता है तो हो सकता है शहबाज शरीफ जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो अगेन बने। तो ये है सूरत हाल। अभी तो देखे ना, प्राइम मिनिस्टर जो है बनने के लिए बड़ा जरूरी है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, आके अपील के अंदर उनके हक में फैसला हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर जो हो तो जल्दी सकता है फैसला, इसमें कोई देर नहीं लगती, क्योंकि अपीलों के अंदर जो है वो मुसलसल 2-3 दिन इकट्ठे सुन के केस को उसका फैसला किया जाता है। उसके अंदर डिटेल में नहीं जाया जाता इतना ज़्यादा, ना तो एविडेंस होती है, ना कोई वहाँ पे क्रॉस एग्जामिन होता है, ना कोई डिटेल होती है। उसमें देखा जाता है पहला फैसला जो किया गया उसके अंदर लिकुनाज क्या हैं, क्या मसले मसाइल हैं, कोई कमी बेशी तो नहीं है वगैरह, उसको सामने रख के फैसला किया जाता है। तो जब तक ये वहाँ से बरी नहीं हो जाते, उस जो एमन फील्ड वाला जो केस है उनका जिसमें उनको सजा हुई है, उस वक्त तक जो है उनका तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो स्कोप नहीं नजर आता कि इवन वो इलेक्शन भी शायद लड़ सकें। तो अब ये सिचुएशन है। सो न्यायी साहब से मैं इस हद तक मेरा डिफरेंस है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो। जी सही है जी। इम्तियाज भाई आपकी तरफ आऊँगा। ये जो हामिद मीर साहब ने कहा है कि मौजूदा दौर में लगता ऐसे है कि आइन है भी और आइन नहीं भी, उन्होंने 50-50 ये बात कर दी है। आप क्या समझते हैं कि, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया है KPK और पंजाब असेंबलीज का, जो कि इलेक्शन नहीं हुए 90 डेज में, तो उन्होंने कहा है कि ये तो इन्होंने आइन जो है वो मुअत्तल कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो हर हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि आइन के अंदर जब क्लियर एक लिखा हुआ है, और आइन जो है ये सब पार्टियों ने बनाया हुआ है। आप जो भी इनके बड़े थे उस जमाने में और उसके बाद अमेंडमेंट्स भी करते रहे, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ, टाइम फ्रेम लिखा हुआ है कि कितने अरसे के अंदर इलेक्शंस होंगे। तो उसकी तो वायलेशन हुई है, और आइन के जो कस्टोडियन है वो जुडिशरी होती है, ठीक है ना जी। और अब मैं ये समझता हूँ कि आइन की वायलेशन जो हुई है वो केस तो पेंडिंग है, वो भी चल रहा है, वो खत्म तो नहीं हो गया ना। तो पता कोई नहीं होता कि कब किस वक्त उसके ऊपर कोई फैसला आ जाए और कोई चीज़ आ जाए। और मैं ये फोर्स ही कर रहा, मैं आपको बता दूं कि किसी ना किसी वक्त उसको दोबारा टेकअप किया जाएगा और उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला आ जाना है। और ऐसी सूरत में फिर वो जिन लोगों ने भी उसको वायलेट किया है, जिन लोगों ने उसको स्ट्रेट किया है और उसको कोर्ट के फैसले को अमल नहीं किया, उनको नुकसान हो सकता है। उसमें उनके बारे में कोई ना कोई फैसला ऐसा आ सकता है। इसको मैं रूल आउट नहीं करता, लेकिन बहरहाल जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें तो कोई शक नहीं है। अब रहा सवाल के जी वो जो मैं थोड़ा वजाहत इसको कर देता हूँ कि 13 अगस्त को जो 2018 में हलफ उठाया था कौमी असम्बली के मेंबर्स जो थे, नई जो मुंतखब हुई थी, इसके हिसाब से 12 तारीख जो है ये लास्ट डे है उनका। 12 अगस्त की रात को 2023 को वो ऑटोमेटिकली जो है रात 12 बजे के बाद डिसॉल्व हो जाएगी नेशनल असम्बली। लेकिन अच्छा, इन दैट केस
इलेक्शन होंगे 60 दिन के अंदर, ठीक है जी। ठीक है। और फिर डेट को बनती है अक्टूबर में, अगर उसके मुताबिक फिर आइन के मुताबिक चला जाए। और अगर पहले कर दें तो फिर 90 दिन। अच्छा, फिर अगर उससे 1-2 दिन पहले, जैसा कि चल भी रही है और इसका जी, जी। इम्कान काफी लग रहा मुझे कि अगर 1-2 दिन पहले उसको प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस कर देते प्रेसिडेंट को असेंबली डिसॉल्व करने की, तो फिर 90 डेज की विंडो मिल जाएगी। तो 90 डेज के अंदर फिर ये होगा कि इनको तैयारी का ज्यादा मौका मिल जाएगा। अब रहा सवाल कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, मेरी ओपिनियन ये है कि होंगे, टाइम पे होंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, जो अलाइट हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त मौजूद है, इनको अब सूट करता है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाए। अगर मजीद डिले हो गया तो इनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। और इनके इन्होंने अपने टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए हैं। देखें, नेब के कानून के अंदर भी अमेंडमेंट कर ली है और बहुत सारे मामला हो गए। सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का मामला अभी पेंडिंग है। वो मैंने बता दिया था, पिछले प्रोग्राम में भी बता दिया था कि वो जो है वो चूंकि जुडिशरी के पास है, तो उनको चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो वो वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल करवाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और अपील फाइल करें और वहाँ पे उसका फैसला करवा लें, अगर अगले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब खुद उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन हैं उसके बाद मेरा ख्याल ये कि होंगे टाइम पे। जी, लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो भी बड़े ओपन होकर आ गए हैं और बड़े-बड़े बयान आपने भी सुने होंगे, उनके 9 मई के हवाले से भी सुने होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि अब तो वो वकील भी हैं इमरान खान साहब के, और उन्होंने तो कहा है कि हमें तो इजाज़त ही नहीं किसी का नाम लेने की, और एक मफरूर और कन्विक्टेड जो है उसका जब बयान कोई आता है तो पूरे चैनल जो है अपनी ब्रॉडकास्ट बंद करके उसका बयान जो है वो पेश करते हैं। तो इस किस्म के लोग जो हैं वो मीडिया पे आने ही नहीं चाहिए। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। असल में मैंने पहले जैसे जिक्र किया कि हमारे यहाँ जो है वो जो एनिमिटी है या जो दुश्मनी है वो पर्सनलाइज हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सियासत ही करनी चाहिए और सियासी डिफरेंस जो है वो उसी तक महदूद रहना चाहिए। और दूसरा जो है उसको बिल्कुल सांस लेने का मौका देना चाहिए, उसको बिल्कुल दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। और ये थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि मतलब मैं न्यूट्रली बात करूंगा कि एक जो पीका ऑर्डिनेंस बना, जी, 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 बिल्कुल। आपको पता है कि वो इमरान खान साहब के दौर में बना था और उस जी, वक्त सहाफियों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। कई सहाफियों के साथ हुआ भी, आप पता नहीं सच था, मतलब सही थे या गलत थे, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाह रहा, उसमें उनका कितना कसूर था सहाफियों का। लेकिन बार सहाफियों के साथ भी होता रहा, सहाफी भी अरेस्ट होते रहे उससे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल उस वक्त भी जो फवाद चौधरी साहब थे वो हर वक्त जो थे वो नालायक रहते थे जर्नलिस्ट से, और शिकवाई करते रहते थे और चाहते थे किस तरीके से इनको फिक्स किया जाए और ये कोई क्रिटिसाइज ना करें हुकूमत के उन्होंने तो ऊपर। इम्तियाज भाई उन्होंने तो थप्पड़ भी रसीद कर दिया था एक जर्नलिस्ट उन्होंने को। थप्पड़ भी, आप ये समी साहब हैं, मेरे समी इब्राहिम, जी, जी, बिल्कुल, इनको थप्पड़ बिल्कुल। पड़ा है उस जमाने में। और इवन जो सदीक जान है, वो पता नहीं, आई डोंट नो पर्सनल आई थी उनकी क्या थी ग्वादर में, तो उन्होंने जो हमारे जो शहीद साहबी हैं उन्होंने मारा था जी, उसको, जी, सदीक अरशद और जान को, उनके जो साथी थे। जी, सदीक जी, जी। जान को उनके शायद पर्सनल उस वक्त था मसला। जी, तो जी, मेरा बिल्कुल। मकसद कहने का है कि ये जो काम तो होते रहे हैं उस वक्त भी, हर हुकूमत जो भी आती है वो नहीं चाहती कि ओवरसाइट हो और उसमें कोई ना कोई उनको देखे और देख के उसके ऊपर कोई बात करे, तो ये एक होता रहा है। लेकिन कई रजीम्स के अंदर ज़रा शिद्दत के साथ होता है, कई रजीम के अंदर ज़रा कम होता है, तो जो होना नहीं चाहिए मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। देखिए, जब तक हम सहाफ़ी लोग जो होते हैं, हम जो है एक्चुअली अवाम क्या चाहते हैं, हम न्यूट्रल होकर हमें बोलना चाहिए उसके ऊपर ना। हमें बिल्कुल। अब मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं पीटीआई की लाइन लूँ, ठीक है, मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं पीएमएलएन की लाइन लूँ, भाई जो बात मेरिट पे मुझे वो करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि हमेशा जितने प्रोग्राम में मैं आपके साथ शामिल रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूट्रल, क्योंकि देखिए बात यह है कि ना मैंने जान देनी है मियां नवाज शरीफ को, ना मैंने जान लेनी है इमरान खान ने, ना मौलाना फजल रहमान अल्लाह ने, को जान देनी है। जान देनी है अल्लाह को, ठीक है ना। अल्लाह ने नहीं और है। अल्लाह को मैंने साथ देना। अब मैं सही। अल्लाह को जो साथ देना है, मैं अपनी आकबत क्यों खराब कर लूँ किसी दुनियावी मकासद के सामने रख के, ठीक है ना। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला होना चाहिए। हमारे साफी भी गलत हो गए हैं, मैं आपको बता दूं, वो भी एक मुख्तलिफ ब्लॉक्स में चले गए हैं। अब एक साफी के बारे में आप कह सकते हैं कि ये बंदा ये बोलेगा, ठीक है ना। एक साफी का आपने जिक्र भी किया पहले सवाल के अंदर, और मुझे पता जी, है कि वो जी। क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए, सहाफ़ी का पता नहीं चलना चाहिए क्या बोलेगा। सहाफ़ी जो है वो मतलब आप देखें कि वो तो खबर दे रहा है और खबर की बेस के ऊपर अपना एनालिसिस दे रहा है। वो एनालिसिस उसका जो होता है न्यूट्रल होना चाहिए। इसके अंदर भी बिल्कुल। डिसऑनेस्टी है।
देखिए डिसऑनेस्टी यही नहीं है कि आप रिश्वत लें, डिसऑनेस्टी यही नहीं कि आप प्लाट बनाएं, डिसऑनेस्टी ये भी है कि आप अपनी राय को टिल्ट करें अपने जाती मकासद के लिए या दुनियावी गेन के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ। आखिरी सवाल है वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनको कुछ दिलासा दिया गया है कि वो सदर के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ जरदारी साहब जो है वो भी सदर के उम्मीदवार हैं और बेटे को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मैं पिछली जो आपकी डिस्कशन चल रही थी, मैं 2 जुमले उसके बारे में क्या है कि फिर आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। जी जी जरूर। असल में मैं चूंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो हम जनरली देखते हैं कोर्ट्स के अंदर जो अक्यूज पार्टी होती है ना, जी जी ये राय साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो अक्यूज पार्टी होती है या डिफेंडेंट होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि मामला लटके या लेट हो, तो कोई भी नहीं चाहता कि उसको सजा मिले ना, कोई भी नहीं जी जी चाहता। सही है एक बिल्कुल। नेचुरल है, एक ह्यूमन नेचर है। तो इस जी लिहाज से मैं समझता हूँ कि फिर आमतौर पर जो डिफेंडेंट पार्टी है या अक्यूज पार्टी है, वो फिर टेक्निकलिटीज का सहारा लेती है और टेक्निकल चीजों के ऊपर जाके सम टाइम कोशिश करती को अपना वो जान छुड़ा ले। अच्छा, अब आता हूँ मैं आपके जवाब की तरफ, आपके जी जी सवाल की तरफ। देखिए, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो आपको याद है कि थोड़ा नाराज थे और उन्होंने कुछ दबे अल्फाज में कुछ बयान भी दिया, ये जो दुबई में बिल्कुल। मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि उनको अंधेरे में रखा गया। फिर उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है, सारा कुछ हुआ है। अब ये है कि वो तो बड़े पुराने उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट के लिए, मौलाना फजल रहमान। अच्छा, अब जो मुझे लग रहा है कि उनको जो ऑप्शन जो है उनके सामने जो रखी गई है, वो जाहिर बात है कि असल में जरदारी जो है वो भी प्रेसिडेंट के बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं प्रेसिडेंट बनने के। और एक बार ये भी बात चलती रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बन जाए इस दफा, ठीक है ना जी। तो इस लिहाज से भी मतलब जाहिर है कि वो मॉडल हमारे पास रहा है ना जरदारी साहब के जमाने का, कि वो जी जी पार्टी के हेड भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। तो जाहिर प्रेसिडेंट वो इफेक्टिव प्रेसिडेंट थे, क्योंकि बिकॉज के वो पार्टी के हेड भी थे साथ ना, तो उस हिसाब से वो ऑलमोस्ट चला रहे थे सारा कुछ। तो एक ये भी चलता रहा। अब जो मौलाना फजल रहमान है, उनके पास सेकंड ऑप्शन जो उनके सामने रखी गई है, जो उनको मिल सकती है, वो वसीयत चेयरमैन सेनेट भी वो आ सकते हैं। और उसमें अब डिपेंड करता है कि आने वाले हालात में होता क्या है। तो ऐसी सूरत में एक तो मैंने पहले जैसे बता दिया कि एक ही पार्टी से प्रेसिडेंट भी नहीं हो, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी से नहीं होगा। ये जो अभी तक जो सिलसिला तय हुआ उसके अंदर जो मेरी इंफॉर्मेशन है जो उसके मुताबिक, अगर अगर प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का है तो प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का होगा। उसके बाद फिर वुजरा की बात तो अलग बात है, फिर वो तो जाहिर है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका हक होता है कि वजीर खजाना अपनी मर्जी का लाए, वजीर खारजा अपनी मर्जी का लाए, क्योंकि जी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। वजारतें हैं ना, ये सारी 2-3 वजारतें। लॉ जो है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको उसने साथ लेके चलना। तो ये 3-4 वजारतें बड़ी जरूरी होती है कि प्राइम मिनिस्टर के पास वो जो ट्रस्टेड बंदे हो, जो जिनको चाहता है वो उसको रखे। और आज भी सिचुएशन देख लेना कि साग डार साहब PMLN के हैं वजीर खजाना, इसी तरह आप लॉ मिनिस्टर जो है वही उनके हैं, तो इस तरह इवन डिफेंस मिनिस्टर भी उन्हीं के हैं। तो मेरा मकसद कहने का वो तो एक अलग बात है। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो हैं, अब उनकी चूंकि पार्टी की आपको पता है कि अददी जो भी अक्सरियत होती है, एक तो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन भी लड़ते, जाहिर है कि उनको सीटें मिलती नहीं है, तो इस लिहाज से वो खास पॉकेट्स के अंदर वो इलेक्शन लड़ते हैं और वहां से उनको जो है उनके कुछ ना कुछ लोग जो है कामयाब हो जाते हैं। और खुद आपने देखा कि इस बार तो वो खुद भी कामयाब नहीं हो सके। तो उनका जो है वो प्रेसिडेंट की ज्यादा जो चांस जो लग रहा है मुझे, कि अगर PMLN जो है, जैसा कि अपेरेंटली लग रहा है, अगर ये वो जीत जाती है या उनके ज्यादा होते हैं, तो फिर जाहिर बात है कि फैसला होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब, इन जी दोनों में से एक जो है वो। अभी मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं ले रहा, तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब वो सही ज्यादा है। एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, सही। उसके बाद फिर जाहिर बात है प्रेसिडेंट के लिए फिर आसिफ अली जरदारी आसिफ साहब आ जरदारी जाएंगे, साहब। और चेयरमैन सेनेट के लिए फिर मौलाना फजल रहमान जो है उनका मकान है। जी जी। सही है। चलें, आपने ना बड़ा तरतीब के साथ बता दिया सब। ऐसा होने जा रहा है कि KP की है और पंजाब की तरह अगले इलेक्शन जो है उनको भी ज़रा तूल दिया जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये कि जो जब भी उन्होंने लफ्ज कहा है ना, उस जी, पे जी। मैं ये कहता हूँ, चूंकि जाहिर बात है अभी डेट जो है अनाउंस नहीं हुई ना। अब डेट जो है वो बाकायदा उनके जेहन में जरूर होगा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पता तो होगा थोड़ा बहुत कि कौन सी डेट हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो मैंने पॉसिबिलिटी बताई ना, 90 दिन के ये इलेक्शंस की और 60 दिन के इलेक्शंस की, लेकिन उसकी लेकिन उसकी वजह से एक ओकेजन पर, एक मौके पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये नहीं कहा कि
जो इलेक्शन है वो 8 अक्टूबर को ही होंगे। नहीं, वो 8 अक्टूबर तो नहीं, अभी वो ज़ाहिर बात है, उसका उन्होंने फैसला नहीं जी। किया। और ना अभी तो आपको पता है कि वो ऑब्जेक्शन जो है वो उसके ऊपर जो ये जब वोटर्स के जो केपीके और पंजाब का चल रहा था हाँ, ना 20 मसला तो उस वक़्त। जी, जी। जी, जी। नहीं, अभी अभी भी ये 20 जुलाई तक उसको एक्सटेंड कर दिया है। वो जो ठीक। वोटर्स हैं उनके जो ऑब्जेक्शन है उसको रिसीव किया जा रहा है और वोट्स को आप कह लें कि करेक्ट किया जा रहा है, तो वो तो ठीक। काम हो रहा है। अभी इसके ऊपर जो है मैं वही कहना चाह रहा हूँ, दोबारा रिपीट करूंगा कि अभी ये फैसला करना है कि जी 90 दिन बाद कराना है या 60 दिन बाद कराना है। मुझे जो लग रहा है कि ये 90 दिन की ऑप्शन पे जाएंगे, मुझे जो लग सही। रहा है उसमें ठीक। मुझे ये लग रहा है कि जो 2 दिन पहले कोई उसके जो यानी 12 अगस्त से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो चीफ ठीक। प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस कर देंगे प्रेसिडेंट को। अच्छा, उसके बाद फिर जो मियाँ शहबाज शरीफ घर नहीं चले जाएंगे, मियाँ शहबाज शरीफ चेयर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, उनकी कैबिनेट खत्म हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, बरतरफ हो जाएगी मुद्दत पूरी होने के बाद कौमी असम्बली की। क्योंकि ये ज़हन में रखें कि जो वफाकी हुकूमत होती है या कैबिनेट होती है उसकी मुद्दत नहीं होती, सही। वो उसके ऊपर लिखा आइन के अंदर कि जब तक उसको इतमाद हासिल है कौमी असम्बली का। ठीक है, तो कौमी असम्बली की चूंकि मुद्दत पूरी हो गई है, तो इस लिहाज से वक्ती तौर पे जो शहबाज शरीफ है चंद दिन 2 4 5 दिन जब तक के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का फैसला नहीं हो जाता और वो हलफ प्राइम नहीं ले मिनिस्टर रहेंगे। लेता, ही विल कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर। जी, सही है, सही। चलिए ठीक है, इम्तियाज़ भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी।